नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार ज़बरदस्त मूल विधि कक्षा में। और आज एक नए पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनहित याचिका या PIL। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को छोड़ करके आपका एग्जामिनर आपके पेपर में प्रश्न पूछने की हिम्मत करेगा। अगर अच्छा एग्जामिनर होगा और मल्टीपल शिफ्ट में यदि एग्जाम होता है तो फिर डेफिनेटली आप ये देखकर चलिएगा कि जनहित याचिका से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इसी जनहित याचिका को हम लोग शुरू करने वाले हैं और एक क्रम से इसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। आप सभी का स्वागत, आप सभी का वंदन, अभिनंदन। मैं ठीक से आपको दिखाई दे रहा हूँ? एक बार ये बता दो मुझे आप लोग। हाँ। मैं आपके एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए, जिससे बोर्ड पे जो लिखा जाएगा वो और बेहतर आपको दिखाई दे, इसलिए थोड़ा सा लाइटिंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि लाइटिंग वाले को बुलाने की बहुत कोशिश है, पर वो कहीं दूर से आते हैं तो इसलिए अभी आ नहीं पा रहे हैं। संभवतः 1-2 दिन में आ जाएंगे तो लाइटिंग की व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी। पर मुझे जानना है कि सब चीज़ें ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ। हाँ। आप सभी का अभिवादन, जिन भी शब्दों में आप बोल रहे हो। हाँ। हम्म ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं आज। और जिस टॉपिक का नाम क्या है, बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से इस टॉपिक को समझना है। बहुत आराम से आपको समझ में आएगा और दिमाग को खोल करके बड़ी सावधानी से आप इस टॉपिक को समझेंगे। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है PIL। क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है PIL। PIL। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी के लिए शब्द प्रयोग होता है जनहित याचिका। ठीक है, जनहित याचिका, इसी के लिए शब्द हमारा प्रयोग होता है। तो ये हमारा टॉपिक है, ये अपने पास हेडिंग डालिए। तो सबसे पहले हम उसी हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से चीजों को देखने का प्रयास करेंगे जैसे एग्जामिनर पूछता है। तो क्योंकि PIL ही जनहित याचिका है और जनहित याचिका ही PIL है, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, इस सेंस में यदि हम लोग जा रहे हैं तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पर हमारे तीन लेटर हैं। यहां पर हमारे तीन लेटर हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है P, देन लिखा हुआ है हमारे पास I, देन लिखा हुआ है हमारे पास L। क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो आपसे PIL की फुल फॉर्म पूछ ले, तो P का फुल फॉर्म यहां पर पब्लिक से है। P का फुल फॉर्म यहां पर किससे है? P का फुल फॉर्म यहां पर पब्लिक से है। हाँ, पब्लिक है ना। पी का मतलब, अरे भाई, हाँ, पी का मतलब यहां पर पब्लिक से है। आई का मतलब यहां पर इंटरेस्ट से है ना, इंटरेस्ट से है। और एल का मतलब यहां पर लिटिगेशन से है ना, लिटिगेशन से है, लिटिगेशन। एल का मतलब यहां पर आपके लिटिगेशन से है। तो PIL का फुल फॉर्म हमारा क्या बन जाता है? PIL का फुल फॉर्म हमारा बन जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं किस पर? इसके नाम पर। ठीक है, इसके नाम पर, क्योंकि इसके नाम से ही हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। तो PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है। मैं एक बार यहां पर एक साथ लिख देता हूं, पब्लिक इंटरेस्ट, हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मैं क्या लिख देता हूं भाई, लिटिगेशन। हाँ, अब इसी को हिंदी में जनहित याचिका कहा जा रहा है, तो आप इस चीज को भी समझ सकते हो। ठीक है, यहां पर देखो क्या लिखा गया है, जनहित याचिका, है ना, जनहित याचिका। तो यहां पर आप देखो शब्द क्या लिखे हुए हैं। यहां पर जन शब्द है, एक शब्द क्या है? एक शब्द यहां पर जन है, जिससे शब्द निकलता है हमारा पब्लिक। ठीक है, यहां पर दूसरा शब्द निकलता है हित। तो हित क्या होते हैं? इंटरेस्ट को ही हित कहा जाता है, इंटरेस्ट को ही हित कहा जाता है। और याचिका जो शब्द है, याचिका, लिटिगेशन, लिटिगेशन के लिए ही याचिका शब्द का आपका प्रयोग होता है। तो जनहित याचिका मींस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और याचिका जो शब्द है, ये वाला जो यहां पर आपका एक बॉक्स के रूप में अगर मैं बताना चाहूं, तो याचिका क्या चीज होती है? याचिका को ही अर्जी कहा जाता है, कि कोर्ट में अर्जी लगाना। और इन्हीं के लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है प्ली।
ठीक है ना, या पिटीशन या लिटिगेशन, इस सेंस में सबकी सब चीजें आपकी आती हैं। अब एक चीज आपको समझनी चाहिए, यहां पर शब्द लिखा हुआ है जन, जन का मतलब यहां पर पब्लिक से है। और एक चीज आपको यहां पर समझनी है, यहां पर जो लिखा हुआ है जन, जन का मतलब ही क्या है, यहां पर पब्लिक है। और पब्लिक के लिए ही एक शब्द और प्रयोग करते हैं हम, लोक, है ना लोक। तो जन, पब्लिक और लोक, ये तीनों के तीनों एक ही अर्थ है। इसलिए यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, PIL के अन्य नाम, PIL के अन्य नाम आपको पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? PIL के अन्य नाम आपको पता होने चाहिए। तो PIL के अन्य नामों में सबसे पहला है जनहित, जन की जगह लोक आ गया और बाकी सीधे ही आ जाएगा, जनहितवाद कहा जाता है। वाद, वाद मतलब केस से है, वही याचिका से है, वही सारी की सारी चीजें हैं। और दूसरी बात है इसको जहिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जहिया भी कहा जाता है। इसको जहिया भी कहा जाता है। ज से आपका जनहित, है ना, ज से आपका जनहित, ठीक है। उसके बाद ही से आप, है ना, माफी चाहता हूं, ज से आपका जन, है ना, ज से आपका जन, ही से आपका हित और या से आपका याचिका। तो ये तीनों चारों चीजें आपको याद रखनी है, ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे पहले हमने इसको पकड़ा, इसकी खाल को खींचना शुरू किया कि भाई क्या है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है यहां पर PIL, है ना, PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसी को जनहित याचिका कहा जाता है। आगे हम देखें, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेम है, याचिका को ही अर्जी और इसी को प्ली कहा जाता है। देन जन का मतलब पब्लिक होता है, उसी के लिए लोक शब्द का प्रयोग होता है। इसी आधार पर जनहित याचिका को अन्य नामों से भी जाना जाता है, लोकहितवाद, या शॉर्ट फॉर्म होती है जहिया, ज से जन, ही से हित, या से याचिका। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा अगर हम शब्दों पर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से हम चीजों को समझ सकते हैं, बहुत आसानी से हम चीजों के अर्थ को निकाल सकते हैं। जब हमने ध्यान से बोला शब्द जन हित याचिका, तो जन का मतलब दुनियादारी, समाज, जनता, पब्लिक, और हित मतलब भला, यानी जनता के हित के लिए डाली गई याचिका जो है ना, जो अर्जी है, उसी को जनहित याचिका बोला जा रहा है। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याचिका के संदर्भ में एक दो पॉइंट बताता हूं जो आपकी आगे की पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का काम करेगा। यदि हम बात करें यहां पर याचिका के बारे में, जिसको हम लिटिगेशन बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लिटिगेशन बोल रहे हैं, जिसको हम प्ली बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम प्ली बोल रहे हैं। तो इसके संदर्भ में कुछ बिंदु आपको याद करने जरूरी हैं, कुछ बिंदु आपको जान लेने जरूरी हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, समझिए, ध्यान से समझते रहिए। हाँ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ, ठीक है। तो याचिका क्या चीज होती है? याचिका के लिए पहला पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे, न्याय प्राप्ति के लिए, है ना, किसके लिए? न्याय प्राप्ति के लिए, न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट में, न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट में लगाई गई गुहार, ठीक है, लगाई गई गुहार या अर्जी, ठीक है, कोर्ट में लगाई गई गुहार और अर्जी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, खाली याचिका के बारे में बात हो रही है, जनहित याचिका के बारे में बात नहीं हो रही। कान, दिमाग, मस्तिष्क, जो भी कुछ है सब कुछ खोल करके सुनिए। पहली बात है, याचिका किस लिए, कहां, क्या होती है? तो न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट में लगाई गई गुहार। और दूसरी क्या बात होती है? कोई भी याचिका जो है वह, है ना, कोई भी याचिका निजी हित में दायर की जाती है। कोई भी याचिका, कोई भी प्ली, है ना, निजी हित में दायर की जाती है। किसमें? निजी हित में। अब देखो शब्द क्या प्रयोग हुआ? निजी हित में दायर की जाती है, निजी हित में दायर की जाती है, निजी हित में दायर की जाती है, निजी हित में दायर की जाती है। कोई भी याचिका निजी हित में दायर की जाती है। सपोज करो कि आपके साथ में क्या हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, आपका कोई आपके जो अधिकार हैं, या आपके साथ कोई अपराध करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है, ये सिंपल सी बात है। तो आप पुलिस के पास जाओगे। अगर
पुलिस के पास जाने का मतलब वही है, क्योंकि पुलिस के पास जाओगे, आप एफआईआर लिखाओगे, आप एनसीआर लिखाओगे, आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, देन वे फिर कोर्ट में पहुंचेगी। तो आप एक तरह से कोर्ट में गुहार लगाते हो, वही अर्जी होती है, वही याचिका होती है। डायरेक्ट भी, सीधे भी आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हो। तो जो कोई भी याचिका होती है, लिटिगेशन होती है, कोई भी प्ली होती है, तो वो व्यक्ति अपने अपने हित में, सिर्फ अपने लिए कि मेरे कोई प्रॉब्लम हो रही है इस आदमी से, तो आप जाकर के करते हो। तो याचिका के संदर्भ में यह पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि वह आपके प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए यूज होता है, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। किस लिए? आपके प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए आपकी यूज होती है। परंतु जब बात आ जाती है जनहित याचिका की, तो याचिका के सामने जनहित शब्द जुड़ गया है। यानी कि जनहित याचिका कोई ऐसी याचिका नहीं रहेगी जिसमें कोई आदमी जाकर के कोर्ट में अर्जी लगाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम के लिए जनहित याचिका दायर कर रहा हूं। यानी कि जनहित याचिका निजी फायदे के लिए, निजी हित के लिए नहीं डाली जा सकती, बिकॉज द नेम इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहीं पर एक बिंदु बहुत अच्छे से लिखिए, एक बिंदु बहुत अच्छे से जानिए कि पीआईएल है ना, पीआईएल से संबंधित, पीआईएल से संबंधित, पीआईएल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, पीआईएल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पीआईएल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कहते हैं? पहला फैक्ट इसमें आप लिखिए, हाँ, इसमें सबसे पहले जो आप लिखेंगे कि पीआईएल केवल जनहित में दायर की जाएगी। पीआईएल केवल जनहित में, जनहित में है ना, जनहित में ही दायर होगी, जनहित में ही दायर होगी, निजी हित में नहीं। ठीक है, निजी हित में नहीं, निजी हित में नहीं। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि ओनली ऑन किसमें? आपके पब्लिक इंटरेस्ट पे ये आपकी दायर होगी, इसके अलावा आप इसको दायर नहीं कर सकते हो। ये बात आपको अच्छे से जाननी चाहिए, अच्छे से समझ लेनी चाहिए। हाँ हाँ संतोष, हाँ हो गया भाई, हाँ हाँ ठीक है, समझ में आए? हाँ, लाइट ज्यादा हो रही है, मैं थोड़ी और कम कर देता हूँ, रुकिए। जस्ट वेट। हाँ अभी बताना मुझे आप, अभी ठीक हो गई लाइट? कोई इशू तो नहीं है? हम्म 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 ठीक है, तो ये चीज है। हाँ हाँ ठीक है। तो यहां पर पहला पॉइंट क्या आ गया कि पीआईएल केवल जनहित में दायर होगी, निजी हित में नहीं। और दूसरा पॉइंट है ना, पीआईएल का प्रयोग, पीआईएल का प्रयोग है ना, लोगों के किसी बड़े वर्ग के लाभ के लिए ही होगा, लाभ के लिए ही होगा, लाभ के लिए ही होगा, है ना, लोगों के किसी बड़े वर्ग, है ना, लोग, पीआईएल का प्रयोग लोगों के किसी बड़े वर्ग के लाभ के लिए ही होगा। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि इसका मतलब भी आपका पब्लिक इंटरेस्ट ही है। यह बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, बहुत अच्छे से आपको जान लेनी है। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ। हाँ, हम स्लो मोशन में नहीं पढ़ाते भाई, ये फालतू की बातें करने लगते हो, पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। हम्म हम्म ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे एक बात हमको समझ में आ गई कि पीआईएल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंतर्गत ये दो पॉइंट हैं। तो इसमें एक पॉइंट ये आ गया कि लोगों के फायदे के लिए तो यूज होगी, बट कैसे फायदे, है ना, पीआईएल, हाँ इसी में एक पॉइंट लिखेंगे हम कि पीआईएल कैसे, है ना, लोगों के या पब्लिक, है ना, पब्लिक के लाभ के लिए दायर होगी, लाभ के लिए दायर होगी, लाभ के लिए दायर होगी। पर कब? ठीक है,
पर कब, है ना, पर कब दायर हो सकती है ना। सीधे सीधे अगर यहां पर हम एक पॉइंट बनाने की कोशिश करें कि पीआईएल कब दायर करेंगे, है ना, पीआईएल कब दायर करेंगे, किन कारणों पर, है ना, कब दायर करेंगे, व्हाट विल बी द कोज, कारण क्या होंगे, है ना, कारण क्या होंगे, कॉज क्या होंगे, ठीक है, कॉज क्या होंगे। तो यहां पर आप लिखिए कि दो ही प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण है लोकहित, ठीक है, लोकहित, जिसमें अभी मैं पॉइंट बताऊंगा, लोकहित या जनहित में, है ना, लोकहित या जनहित में। और दूसरा कारण इसमें आपका आ जाएगा मौलिक अधिकारों के मामले में। किसमें? मौलिक अधिकारों के मामले में, 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 मौलिक अधिकारों के मामले में। तो ये दो आपके प्रमुख क्या हैं? ये दो प्रमुख आपके कारण हैं जब हम क्या काम करेंगे कि कोई पीआईएल दायर करेंगे लोगों के बड़े समूह को लाभ पहुंचाने के लिए। सबसे पहले इसमें लोकहित की बात है, सबसे पहले। हाँ, हाँ, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना, इसलिए ऊपर से जा रहा है। मुझे एक बात पूछनी है, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं कि क्या टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है इस टॉपिक में? अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? हाँ, बताओ। हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, क्या किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कितने सिंपल वे में चीजों को बता रहा हूँ, कितने सिंपल वे में चीजों को समझा रहा हूँ। क्या किसी को भी समझ में नहीं आ रहा? को तुम्हारी लाइट ही खोल देता हूँ मैं, तब समझ में आएगा। तुमको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, अब दिखाई दूंगा। बताओ, अब समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, समझ में नहीं आ रहा? इजी तो है, इतना इजी है। हाँ, ऑल क्लियर। हाँ, आराम से ही चल रहे हैं, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बाद में जब फिनिश करेंगे तो और भी, हाँ, सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है। तो लोकहित वाले मामले कौन कौन से हो सकते हैं? जब कोई याचिका आपकी दायर करी जा सकती है। तो यहां पर आप पॉइंट बना करके आराम से लिख सकते हो, पॉइंट बना करके आराम से समझा सकते हो कि अगर सरकार का कोई फैसला है, ठीक है, सरकार का कोई फैसला आया है ना, सरकार का कोई फैसला आया है, सरकार के फैसले के विरुद्ध, है ना, सरकार के फैसले के विरुद्ध आप पीआईएल दायर कर सकते हो। सरकार ने कोई फैसला दिया है कि भाई यहां से ये बस्ती तुम्हें हटानी है, ठीक है, यहां से ये बस्ती तुम्हें हटानी है, और उस बस्ती में हजारों लोग रहते हैं, और वास्तविकता में जहां पर वो लोग रहते हैं, और उनके पास रहने का लीगल राइट है, वहां पर वो रह रहे हैं, उनका अधिकार है, और सरकार का कोई ऐसा आदेश आ गया जिसमें लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो उस फैसले के विरुद्ध भी हम क्या काम कर सकते हैं? पीआईएल। मेन चीज क्या है? जनहित का मतलब लोगों के एक बड़े वर्ग का हित उसमें होना चाहिए, निजी हित उसमें नहीं होना चाहिए। तो सरकार के फैसले के विरुद्ध हम लोग क्या काम कर सकते हैं? जनहित में आपकी कोई याचिका दायर कर सकते हैं। किसी योजना के विरुद्ध, सरकार की किसी योजना के विरुद्ध, सरकार की किसी योजना के खिलाफ, सरकार की किसी योजना के विरुद्ध, सरकार की किसी योजना के विरुद्ध, सरकार की किसी योजना के विरुद्ध, सरकार ने कोई स्कीम लेकर, सरकार कोई स्कीम लेकर आई है, और उस स्कीम से लोगों के हित प्रभावित होते हैं, लोग प्रभावित होते हैं, लोगों की रोजी रोटी, आवास, भोजन, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि कुछ भी जिसमें फर्क पड़ता है, तो भी उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? आपकी जनहित याचिका दायर करी जा सकती है। और तीसरी क्या है? जिससे लोगों पर बुरा असर होता हो, ऐसा कोई काम, इसमें लिख लो, हाँ, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई काम जिससे लोगों पर, है ना, जिससे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे 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 मामलों पर। तो लोगों पर बुरा प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ सकता है, जैसे जंगल की कटाई के आदेश आ गए हो, जैसे किसी नदी नहर के बारे में कोई बात आ गई हो, कुछ भी ऐसा हो, या सरकार की कोई ऐसी फैक्ट्री चल रही हो, ऐसा मिल चल रहा हो, ऐसा कोई कारखाना चल रहा हो, है ना, या किसी प्राइवेट कोई फैक्ट्री चल रही हो जिसकी वजह से वातावरण खराब हो रहा हो, धुआं है, बदबू फैली हुई है, केमिकल की प्रॉब्लम है ना, आसपास का जल प्रदूषित हो रहा है, तो लोगों की किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जिससे लोगों का हित प्रभावित होता है, एक बड़े वर्ग का हित प्रभावित होता है, उस
लोक हित में, उस जनहित में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर कोई प्राइवेट फैक्ट्री वाला भी अपने अपने अपनी जगह में कोई फैक्ट्री चला रहा है और भयंकर धुआं उड़ा रखा है, पूरा वातावरण उसने क्या कर दिया है, बेकार कर दिया, सांस लेने लायक नहीं छोड़ा, तो डायरेक्टली तो हम उसको जनहित याचिका के अंदर नहीं ले सकते, पर राज्य सरकार और अथॉरिटीज को मिला करके उस पर भी हम जनहित याचिका का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के जीवन का प्रश्न है। उन्हें जीवन जीने के लिए स्वच्छ पर्यावरण और वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें वह फैक्ट्री अवरोध दर्ज कर रही है, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो सरकार का कोई फैसला हो, सरकार की कोई योजना हो, या ऐसा कोई भी काम हो जिससे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उसके विरुद्ध लोकहित में या जनहित में पीआईएल दायर की जा सकती है। यह पहला पॉइंट आपका हुआ। और दूसरा है मौलिक अधिकारों के मामले में, अगर मौलिक अधिकारों का मामला कहीं पर आ रहा है, किसी के फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं, उनका वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे मामले में भी पीआईएल दायर की जा सकती है। सपोज करो किसी व्यक्ति को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा का अधिकार है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई भी आसपास का ठेकेदार उठा के ले जाता है, सुबह 10-12 साल के बच्चे हैं, उनसे खूब काम कराया जाता है, किसी बस्ती के बच्चे हैं उनसे खूब काम कराया जाता है, या बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं अपने किसी और कंडीशन की वजह से कि वहां पर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, तो आप देखो कि बच्चों के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क होगी और ये उसका फंडामेंटल राइट होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो उस पर्टिकुलर बस्ती में रह रहे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं है, तो यहां पर उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, और ऐसे मुद्दों को भी पीआईएल के माध्यम से कोर्ट के सामने पहुंचाया जा सकता है। ऐसे मामलों को कोर्ट के सामने पीआईएल के माध्यम से गुहार लगाई जा सकती है। तो इसमें लिखेंगे हम कि किसी वर्ग के मौलिक अधिकार यदि प्रभावित होते हैं, तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है ना, आपके एफआरस, सीधे सीधे एफआरस प्रभावित हों तो, ठीक है। तो ये दो ही कारण हैं, प्रभावित हों तो क्या किया जा सकता है, पीआईएल दायर की जा सकती है, पीआईएल दायर की जा सकती है, पीआईएल दायर की जा सकती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कि पीआईएल क्या है एक्चुअली में? बताओ, समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। हाँ 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 हाँ, यहां तक समझ में आया? एक बच्चा बोल रहा है गुरुदेव मैं कब से बोल रहा हूँ पीआईएल कहाँ से लिया गया है। भाई रुकिए तो सही, धैर्य रखिए, सब चीज समझ में आएगी। एक क्रम बारी क्रम चल रहा हूं मैं। पीआईएल क्या है ना। आप देखो यहाँ पे क्या कैसे चल रहे हैं हम लोग क्या चल रहे हैं, हम लोग कैसे चल रहे हैं, आपने देखा? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि ये, हाँ हाँ, ये देखो, ओहो, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने पीआईएल के बारे में जाना कि व्हाट इज पीआईएल, नाम के बारे में चर्चा करी, अन्य नामों के बारे में चर्चा करी हमने। उसके बाद हमने ये जाना कि याचिका क्या चीज होती है। पीआईएल जानने से पहले याचिका क्या चीज होती है, ये चीज जानी। उसके बाद हमने तुरंत बताया कि पीआईएल क्या स्पेशल है, तो हमने उसके बारे में बताया पीआईएल क्या है। उसके बाद हमने यहां पर डाला कि पीआईएल क्यों है, क्यों दायर करेंगे, कब दायर करेंगे, तो ये रीजंस हैं। अब कब आया है, क्या है, कब आया है, क्यों है, इस बारे में डिस्कशन करने के बाद ऐसे ही क्रम बढ़ेंगे और सीधे ही अब आगे जैसे क्रम जाएगा तो सब चीज आएगी, इतिहास पे भी चर्चा करेंगे, सब पे भी। हाँ हाँ हाँ, तो जान माल की हानि भी तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। बड़े बड़े वर्ग के किसी भी तरह के नुकसान की बात होती है तो वहां पर शब्द जान माल अगर बोल दिया है तो उसका भी तो यही मतलब है। भिन्न भिन्न थोड़ी है, मैं कोई रोबोट थोड़ी हूं या बिल्कुल पहले वाले पॉइंट से एकदम से बताऊंगा, बात तो सारी की सारी एक ही है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी आ जाती है, कौन दायर कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, पीआईएल कौन दायर कर सकता है, पीआईएल कौन दायर कर सकता है, पीआईएल कौन दायर कर सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, इसको मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीआईएल कौन दायर कर सकता है? क्या आप दायर कर सकते हो, क्या मैं दायर कर सकता हूं, या कौन इसको मतलब फाइल कर सकता है? दायर करने का मतलब है फाइल करना, दायर करने का मतलब क्या होता है, दायर करने का मतलब है
किसी भी लिटिगेशन को फाइल करना, कोर्ट में केस फाइल करना। तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से एक बात लिखनी है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे पहला पॉइंट कि कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति पीआईएल दायर कर सकता है। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो लोकहित चाहता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, जो लोकहित चाहता है, ठीक है, जो लोकहित चाहता है वो व्यक्ति क्या काम कर सकता है, पीआईएल दायर कर सकता है। सपोज करो, देखो, मान लो कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, सपोज करो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है और इसमें ये लोग रह रहे हैं, ठीक है, यहां पर ये लोग रह रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, ये मानो कि ये सब यहां पर क्या है, ये सब की सब यहां पर पब्लिक है, ये पब्लिक है, मान लिया क्या है कि ये सब की सब आपकी पब्लिक है, ये सब की सब आपकी पब्लिक है, और इनको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इनके मौलिक अधिकार जा रहे हैं या इनको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो यहां पर ये कोई ए व्यक्ति है जो क्या काम कर रहा है, जो लोकहित चाहता है, किसी का भला करना चाहता है, तो ये व्यक्ति इन लोगों की तरफ से क्या काम कर सकता है, पीआईएल दायर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में ये व्यक्ति जाकर के पीआईएल दायर करेगा और कोर्ट कहेगा कि भाई तुम कौन हो, तो लगे मैं फलाना आदमी हूं, तो भाई तुम क्यों हो यहां पर, तुम्हारी तो प्रॉब्लम नहीं है, तो पीआईएल दायर क्यों कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट इस बात को बिल्कुल नहीं बोलेगा कि जब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इस चीज को लेकर के क्यों आए हो, जिसकी प्रॉब्लम है वही लोग भी तो आ सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जिन लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही होती है उनको इन कानूनी दावों पेचों का ज्ञान ही नहीं होता है। भारत में मैं आज भी विश्वास के साथ कहता हूं, पता नहीं कितने लोग, मैक्सिमम लोग इस चीजों से बेखबर होंगे कि पीआईएल भी कोई चीज होती है। मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, क्योंकि उनकी लड़ाई तो बस रोजी रोटी की ही है, कपड़ों की है, मकान की है, थोड़े सम्मान की है, वो तो सोच ही नहीं पाते हैं। और मैक्सिमम आप में से भी तैयारी करने वाले पीआईएल की फुल फॉर्म वगैरह पढ़े जानते हो, पर इससे ज्यादा अगर नहीं जानते होंगे, ऐसे भी बच्चे क्लास में बैठे होंगे जो सीख रहे होंगे, सीखना जरूरी है। तो ये चीज हमको जाननी जरूरी है। तो बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते। तो कोई भी व्यक्ति, आप भी किसी व्यक्ति की तरफ से पीआईएल दायर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई संस्था चाहे, कोई इंस्टीट्यूशन चाहे, कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन, है ना, कोई इंस्टीट्यूशन भी दायर कर सकता है। मुद्दा क्या होना चाहिए, लोकहितवादी होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन दायर कर सकता है, आपका कोई व्यक्ति भी दायर कर सकता है, कोई संस्था भी दायर कर सकती है। ठीक है, संस्था किसी भी तरह का इंस्टीट्यूट है वो इस चीज को दायर कर सकता है। कोई संगठन, है ना, कोई संगठन, संस्था और संगठन, संस्था कैसी होती है, कोई भी छोटी संस्था होती है, जैसे आप देखो यहां पर, जैसे कंपनीज होती है, इंस्टीट्यूट मतलब कोई कंपनी, है ना, कोई कंपनी भी दायर कर सकती है। और संगठन, संगठन टाइप किस टाइप के होते हैं, जैसे आप कोई भी संघ ले लीजिए, कोई भी यूनियन, कोई भी संगठन, जैसे मजदूर संगठन, जैसे श्रम संगठन, है ना, जैसे लोग अपने यूनियन बना के रखते हैं, कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इसी में आपके एनजीओज आ जाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपके इसी में आ जाते हैं, है ना। तो कोई भी संगठन, है ना, इसमें हम लिख सकते हैं लाइक एनजीओज, लाइक एनजीओज। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओज। तो एनजीओज स्टैंड, एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनको गैर सरकारी संस्था, है ना, गैर सरकारी संगठन बोला जाता है, गैर सरकारी संगठन इनको बोला जाता है, और ये काम करते हैं। तो ये भी इसको दायर कर सकते हैं। और अगर सपोज करो किसी इस ग्रुप का भला करने ना तो कोई व्यक्ति आए, ना कोई संस्था आए, ना कोई संगठन आए, तो मैं आपको एक बात बताऊं, पीड़ित में से भी कोई व्यक्ति दायर कर सकता है। पीड़ितों में से कोई व्यक्ति दायर कर सकता है। ये चार तरह के लोग क्या काम कर सकते हैं, ये चार तरह के लोग जो पीआईएल है वो कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से जानिए। तो ठीक है, क्लियर हो गया। कल कोई पूछेगा पीआईएल कौन दायर कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो जनहित चाहता है, कोई संस्था जो जनहित चाहती है, कोई भी संगठन लाइक एनजीओज जो जनहित चाहता है, या पीड़ितों में से ही कोई निकल के आ जाए। सपोज करो बी है, ये पीड़ितों में से ही है कोई, ये खुद भी पीड़ित है, तो ये भी उस पूरे ग्रुप की तरफ से पीआईएल को दायर कर सकता है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझिए। अब हमने इतनी सारी चीजें देख ली कि पीआईएल क्या है, क्यों है, कब दायर करी जाती है, कौन दायर करेगा। अब सबसे बड़ी बात है दायर कहां होगा। इतना तो हमको पता लग गया, हाँ, अब इतना तो हमको पता लग गया, हाँ, इतना तो हमको पता लग गया आपका कि भाई
पीआईएल कोर्ट में दायर होगी। पर पीआईएल दायर कौन से कोर्ट में होगी? भारत में तो बहुत सारे कोर्ट हैं। अगर आप मूल बात करो, अगर आप मूल चर्चा करने की कोशिश करो, हाँ, अगर आप मूल चर्चा करने की कोशिश करो तो कोर्ट, अगर आप लोअर से लो तो सीधे मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं। मजिस्ट्रेट भी दो तरह के आपके होते हैं, एक आपके होते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, है ना, जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं, लाइक डीएम, एसडीएम्स, ठीक है। आप जाओगे अगर कचहरी में जहां पर इनके कार्यालय होते हैं, डीएम के कार्यालय होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कचहरियों में ही डीएम के और एसडीएम के कार्यालय होते हैं, तो इनके भी कार्यालय होते हैं, इनके भी कोर्ट्स होते हैं, तो इनके न्यायालय होते हैं। ऐसे ही न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं जिसमें जेएमएफसी, जेएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो इनके भी होते हैं। देन आपके एडीजे का मुख्य न्यायालय होता है, देन आपके डीजे का न्यायालय होता है जिसको सेशंस कोर्ट कहते हैं, जिसको सेशंस जज कहते हैं, ये होते हैं। अगर ऊपर जाओगे तो उसके बाद आप इसमें भी स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत सारे होते हैं, है ना, फैमिली कोर्ट होते हैं जहां पर आपके तलाक के झगड़ों इत्यादि के मामले सुलझाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा लोक अदालतें भी होती हैं। उसके ऊपर अगर आप स्टेट लेवल पे जाओगे तो आपको हाई कोर्ट्स दिखाई देंगे, और आप नेशनल लेवल पे जाओगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाई देंगे। तो यहां पर हमको ये बात स्पष्ट हो गई है कि भाई हमारी जो जनहित याचिका है वो कोर्ट में दायर होगी, पर आप कर कहां सकते हो? आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहां करोगे, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां पे करोगे, आप हाई कोर्ट में करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट में करोगे। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यदि कोई हम निजी हित के मामले में याचिका दायर करते हैं तो उसका क्रम क्या है कि आप जिले पे दायर करो, जिले में से अगर आप असंतुष्ट होते हो तो आप फिर राज्य स्तर पर चले जाओ, है ना, और वहां से भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपको राहत ना मिले तो फिर आप प्रेसिडेंट के यहाँ पे मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका लगा सकते हो। उसके बाद तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता यदि आपकी मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा या महोदया के द्वारा खारिज कर दी जाती है। परंतु एक मामला ऐसा है विशेषकर जिसमें आप सीधे हाईकोर्ट जा सकते हो, वो है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो ये बात बोलता है यदि आपके मौलिक अधिकारों पर आंच आती है तो आप सीधे मेरे पास आइए। ये बोलता है कौन? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 का यूज करके सबसे पहले मेरे पास आप आ जाओ। और हाई कोर्ट भी बोलता है कि अगर आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ज्यादा दूर पड़ता है ना, आप सपोज करो तमिलनाडु से हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं आना है, आप मेरे पास आ जाओ चेन्नई में हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 का यूज करते हुए। तो एक बात हमको क्लियर हो गई कि मौलिक अधिकारों की बात तो जनहित याचिका में भी हो रही है, और संविधान में भी मौलिक अधिकारों की बात जो हो रही है, संवैधानिक उपचारों की जो बात हो रही है, वो आर्टिकल 32 और 226 में हो रही है। तो इतनी बात स्पष्ट है कि जनहित याचिकाओं को भी दायर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में यूज करते हुए क्रमशः रेस्पेक्टिवली आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसको लिखने का प्रयास करते हैं, इसको लिखने का प्रयास करते हैं कि कहां पर पीआईएल कहां पर दायर की जाएगी। हाँ हाँ, पीआईएल कहां पर फाइल की जाएगी, कहां पर फाइल की जाएगी, हाँ, कहां पर दायर की जाएगी, कहां पर दायर की जाएगी, पीआईएल कहां पर दायर की जाएगी। तो आपको सीधे इसमें याद रखना है कि पीआईएल दायर होगी अनुच्छेद, ठीक है, अनुधन छेद, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद, है ना, यानी कि इसको आप बोलेंगे आर्टिकल, आर्टिकल 32 का यूज करेंगे और आप अनुच्छेद आर्टिकल 226 का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, कहां पर? उच्चतम न्यायालय में दायर कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में फाइल कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में फाइल कर सकते हैं। और आर्टिकल 226 का यूज करते हुए किसी राज्य के हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? हाँ हाँ, समझ में आई बात? समझ में आई बात आपको कि कहां पर पीआईएल आपकी दायर की जा सकती है।
तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आपका आर्टिकल 226, ये बात है। अब अगर आपका दिमाग थोड़ा सा सही चलता होगा तो आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठेगा कि सर वैसे तो जो न्यायिक प्रक्रिया है, हाँ वैसे तो जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कैसी है कि आप लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट्स में जाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करेंगे, देन आप हाई कोर्ट पे बात करेंगे, देन आप सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे। तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट मामला आ गया कि सीधे ही आपको आर्टिकल 32 का यूज करके हाई कोर्ट में ले जा रहे हैं और सीधे ही आपको आर्टिकल 226 का यूज करते हुए हाई कोर्ट में ले जा रहे हैं। यहां पर 32 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट और 226 का यूज करते हुए हाई कोर्ट में। ऐसा क्यों नहीं किया हमने कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निपटा लेते, दिक्कत आती तो हाई कोर्ट में चले जाते। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इतना तो न्यायालय को भी पता है, इतना तो आपकी जुडिशियल सिस्टम को पता है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत धीमी है। और जब हम दायर ही पीआईएल कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा वर्ग लोगों का एक बहुत बड़ा समूह उससे प्रभावित हो रहा है, तो अगर एक लंबे समय तक कोर्ट में केसेस अटके रहे, याचिका अटकी रही, तो कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व मूलतः किसका है? आपके सुप्रीम कोर्ट का है और उसी के साथ में हाई कोर्ट्स का है, वो कहीं ना कहीं भंग हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो सीधे ही इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि पीआईएल का उद्देश्य, इसी में एक पॉइंट लिख सकते हो, पीआईएल का क्या उद्देश्य है, पीआईएल का उद्देश्य है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाई गई है पीआईएल। यही चीजें अगर हैं तो हम लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट्स में भी तो जा सकते थे, हायर कोर्ट्स में भी तो जा सकते थे। पर उसने सीधे कहा कि भाई आदमी इतने दिन तक परेशान रहेगा, उसको क्या पता कितने दिनों में न्याय मिले। तो हम क्या काम कर रहे हैं, सभी को सुलभ है ना, सभी के लिए सुलभ, सु मतलब आसान, लभ मतलब लभ्य, जिसको आसानी से पाया जा सकता हो। एक चीज होती है सुलभ, एक चीज होती है दुर्लभ। जब हम क्या काम करते हैं, अपने लक्ष्यों को निश्चित कर लेते हैं और गंभीरता से एक सही रणनीति और एक सही प्रबंधन के माध्यम से पूरे जी जान से और पूरे के पूरे अनुशासन में रहते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी, दुस्साध्य लगने वाला लक्ष्य भी कुछ ही समय में सुलभ हो जाता है, हस्तामलकवत हो जाता है। परंतु यदि हम ध्यान से नहीं अपना काम करते, अनुशासन और एकाग्रता की कमी रहती है, हमेशा पूछते रहते हैं कि बोर्ड का कलर कैसा है, हिंदी में पढ़ाइए, पीडीएफ से पढ़ाइए और जल्दी पढ़ाइए, धीरे से पढ़ाइए, लेख साफ करिए, तो कहीं ना कहीं बहुत सुलभ सी लगने वाली चीजें भी हमारे लिए दुर्लभ हो जाती हैं। यदि किसी को चिड़िया की आंख भेदनी है तो उसका लक्ष्य चिड़िया की आंख ही होना चाहिए, अन्यत्र चीजों पर नहीं। यहां पर चिड़िया की आंख का मतलब चिड़िया की आंख से नहीं है, यहां पर उन कॉन्सेप्ट से मतलब है जहां से आपके पेपर में एक क्वेश्चन ही भर माने आएगा, एक क्वेश्चन भर ही माने आएगा, परंतु आपको 2.5 नंबर दे करके जाएगा। और 2.5 नंबर, अगर आपने सच्चे में कंपटीशन अब तक खेला है तो 2.5 नंबर की कीमत तुम तो बहुत अच्छे से जानते होंगे स्टूडेंट बाबू, ये बात समझ में आई होगी। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, बस सीखो, समझो और पढ़ो, ठीक है। कभी भी कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है, मैं हर चीज यहां पर परफेक्ट कर दूंगा, फिर भी कोई ना कोई कमी निकालने वाले बच्चे आ जाएंगे, ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो सभी को सुलभ, सस्ता है ना, सस्ता, सभी को सुलभ, सस्ता और तीव्र न्याय देने के लिए, और तीव्र न्याय है ना, तीव्र मतलब तेज न्याय देना, तेज न्याय देना, सभी को सुलभ, यानी कि हर कोई आकर के न्यायालय में अपनी बात रख सकता हो। यद्यपि थोड़ी सी कमी है क्योंकि हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो उनकी कार्यवाहियां हैं, वो केवल अंग्रेजी में होती हैं। तो वहां पर कुछ इस तरह का भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अगर कोई कोर्ट में बहस हो रही है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको वह याची भी सुन पाए, उसको वो प्लीडर भी सुन पाए, तो लोगों को सुलभ न्याय मिले। अब दूसरी बात है, भारत में न्याय सस्ता नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपने किसी केस को बहस कराने के लिए अच्छा वकील लेके जाओ, तो आपको हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए पर हियरिंग भी देनी पड़े। वकील जाकर के खड़ा होगा, 10 मिनट बात करेगा, 1 करोड़ रुपए। उससे बात करने आप जाओगे, केवल मीटिंग के सजेशन के 25 लाख रुपए,
30 लाख रुपए। आप इसको जाके देखो, कपिल सिब्बल हैं, सिंघवी है, और भी बहुत सारे जो वकील हैं वो करोड़ों में कमाते हैं, करोड़ों में। और इलाहाबाद में तो पूरा हब बना हुआ है, जो वकील हैं बच्चों पर ही जीते हैं, क्योंकि बाहर यूपी में कोई भी भर्ती ऐसी नहीं होती जो कोर्ट नहीं जाती। कोई भी भर्ती देखो कोर्ट जरूर जाएगी, और कोर्ट जाएगी तो बहुत सारे बच्चे एक साथ में मिलते हैं, पैसा देते हैं, वकील उनकी तरफ से केस लड़ते हैं और बता देते हैं कि किस केस को लड़ने के मैं 10 लाख रुपए लूंगा, 20 लूंगा, 30 लूंगा, 40 लाख रुपए दूंगा। सफलता मेरे हाथ में नहीं है। तो सभी को सस्ता न्याय देने के लिए, सस्ता न्याय अभी जब पीआईएल दायर होगी तो मात्र 50 रुपए प्रति याची की फीस से वो न्याय देने के लिए तैयार हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आप 50 रुपए देंगे प्रति व्यक्ति, सपोज करो 1000 आदमी की या 500 आदमी की या 100 आदमियों के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो सस्ता न्याय अगर अकेला आदमी लड़ने जाएगा तो भाई पहुंच ही नहीं पाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, तो है ना। वकील मिलते ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, तो बड़े भयानक होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। वो सीधे ही एक बात बोल देंगे, भाई पैसे लाओ। अब ये दिखाएगा 50 रुपए तो हम भगा देंगे वहां से, भागो यहां से, निकलो। वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को और जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं आपके डीएम एसडीएम, ये भागो यहां से, तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। पर लोगों को सस्ता न्याय देने के लिए और जल्दी न्याय देने के लिए पीआईएल को लाया गया है, पीआईएल को लाया गया है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसी में, दूसरा पॉइंट इसी में उद्देश्य के अंतर्गत ही आपका पॉइंट आ जाएगा कि कार्यपालिका क्या होती है कि जो कानून बनाए गए हैं भारतीय संसद के द्वारा, भारतीय विधायिका के द्वारा, उनको सही तरीके से अमल में लाना। तो कार्यपालिका वह विधायिका को, कार्यपालिका और विधायिका को संवैधानिक रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध ठहराना। संवैधानिक रूप से, है ना, संवैधानिक रूप से कार्य करने के लिए जिम्मेदार ठहराना, ठीक है, जिम्मेदार ठहराना, ठीक है। सरकारें भी जो होती है ना, वो कैसे काम करती है आपको पता है कि कोई सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार, हर चीज जो पूरे वर्ल्ड में हो रही है, पूरे वर्ल्ड में कहीं शांति है, कहीं युद्ध के हालात हैं, कहीं हालात बद से बदतर हैं, सबके पीछे क्या है? सबके पीछे है इकोनॉमी, पैसा ही सब चीज की जड़ है। यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है उसकी भी जड़ पैसा ही है, पैसा ही है सब जगह। आप देखो कि यूएस है, जगह जगह अपनी नाक घुसाए फिरता है। क्या कारण है? कारण यह है कि भाई पैसा। अब देखो इंडिया के साथ में यूएस ने क्या काम किया, आप इस चीज को समझो, इस चीज को देखने का प्रयास करो। उनको पैसे की कमाई करनी है, अपनी इकोनॉमी बड़ी करनी है, तो उनको क्या चाहिए कि हमारा माल बिके। अब हमारा माल बिके तो हमारी कंपनीज ऑल ओवर द ग्लोब छाई रहे, है ना, तमाम कंपनियां हैं, बड़े बड़े मार्केट्स हम एक्सप्लोर करें। अब आप देखो नीम है, जैसे नीम के प्रोडक्ट्स अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, पर नीम को पेटेंट किसने करवा रखा है? नीम को पेटेंट करवा रखा है अमेरिका ने, क्योंकि पता है कि अगर नीम से बना कोई भी उत्पाद भारतीय लोग खरीदेंगे, बेचेंगे, तो हमको उसमें आपकी रॉयल्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा हमको। नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में इशू कर लेंगे, खींच लेंगे हम। दूसरी बात यह है कि एक तो कंपनियों के माध्यम से बाजारों को पकड़ा जाए, दूसरी बात क्या है कि कैसे भी करके जो मोटा पैसा मिलेगा वो हथियारों से मिलेगा। तो युद्ध जैसे हालात हमेशा खड़े करके रखो। तो पहले क्या काम किया कि अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या हुआ था कि वहां का जो पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर था, वो इंटरव्यू में बैठ करके इंटरनेशनल मीडिया में ये कह रहा है कि हम तो 30 सालों से दहशतगर्द को, आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत में आतंकवाद कर रहे हैं यूएस के कहने पर। ठीक है, तो यूएस के कहने पर लगातार प्रॉक्सी वॉर आपका चल रहा है। प्रॉक्सी वॉर मतलब छद्म युद्ध, यानी कि एक तरह से युद्ध की स्थिति नहीं है पर युद्ध चलता रहता है। आप देखो हजारों सैनिक जम्मू कश्मीर में हमारे शहीद हो चुके हैं और हो रहे हैं लगातार, रोज आए दिन कोई ना कोई घटना जरूर होती है। तो वहां पे क्या होता है कि ऐसी आतंकवादी गतिविधियां करते रहो, फिर इनमें युद्ध लड़ते रहेंगे, इनको हथियार बेचते रहो, ठीक है, फिर भारत को हथियार बेचोगे, तुमको इनसे लड़ने के लिए इस चीज की जरूरत है। तो इस तरह से चीजें होती हैं, सब कुछ इकोनॉमी पे बेस्ड होता है। तो सरकारें भी क्या काम करती हैं? सरकारें भी जब पार्टियों के रूप में होती हैं तो वो क्या काम करती हैं? वो बिजनेसमैन से आपके फंड्स उठाती हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला था कि तुम हमको इस समय फंड करो, हम चुनाव में लगाएंगे, पार्टी फंड में पैसा डालो
और फिर अब उनके पास इतना पैसा जब हो जाता है, बढ़िया तरह से उनके पास पैसा हो जाता है, तो उसको पार्टी फंड में यूज करते हैं, चुनाव जीतते हैं। डीलिंग क्या होती है कि जब हम चुनाव जीत करके आपके आ जाएंगे, उसके बाद आपको जो भी टेंडर चाहिए होगा, जो भी चीज चाहिए होगी, हम उस पर साइन करके देंगे। तो ये मिली जुली भगत होती है, और ये कोई एक गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती है, सभी गवर्नमेंट ऐसे ही काम करती हैं, क्योंकि पैसे का काम पैसा ही करता है। और पॉलिटिक्स भी कोई देश को सुधारने की चीज नहीं है, बिगाड़ भले ही दे, पर यह भी एक प्रोफेशनल चीज है। कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, बीएसपी हो, या कोई भी क्षेत्रीय संगठन हो, ये सब अपनी ओरिजिनल लाइफ में दोस्तों की तरह से बिहेव करते हैं। बट हम लोग जब इनको इनके प्रोफेशनलिज्म रूप में देखते हैं, प्रोफेशनल रूप में देखते हैं, तो अपनी लाइफ से जोड़ के बैठते हैं, हमारे नेताजी, हमारा नेता ऐसा वैसा, ये फलाना ढिमका, वो उनका प्रोफेशनल रूप है। जैसे हम यहां पर पढ़ा रहे हैं, ऐसे वो एक दूसरे पर कटाक्षेप करते हैं, पर हम लोग मूर्ख जनता क्या करते हैं, उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। नुकसान हमारा सदियों से, पीढ़ियों से होता चला जा रहा है, पर उनकी जेबें भरती चली जा रही है। एक छोटा सांसद भी अगर 2 साल कहीं पर रह लेता है, तो 1,000 करोड़ रुपए से, 1,000 करोड़ रुपए से कम की संपत्ति को खड़ा नहीं करता, कम से कम 1,000 करोड़ की संपत्ति तो खड़ी कर लेता है। और हम लोग मूर्ख हैं जो अपने किसी भी तरह के विकास को पीछे छोड़ करके उन नेताओं की जय जयकार करने लग जाते हैं। तो यहां पर अगर कार्यपालिका और विधायिका, जो एक्चुअली में सरकार ही है, अगर कोई पार्टी बहुत तकड़े बहुमत से आ जाए, तो वो पूरी की पूरी कार्यपालिका को डोमिनेट कर सकती है, वो पूरी की पूरी संसद को डोमिनेट कर सकती है, और डोमिनेट करने के बाद वो चीजों को अपने हिसाब से पेश कर सकती है। परंतु यदि उस कार्यपालिका और विधायिका के माध्यम से किसी भी वर्ग के हित जो प्रभावित हो रहे हैं, तो उस पर भी पीआईएल के माध्यम से लगाम लगाने का काम करता है कोर्ट। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्लियर हुई बात? हाँ, हाँ, समझ में आई बात? हाँ, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, बहुत गंदा खेल होता है। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटिक्स में तो कम से कम किसी को अपना रोल मॉडल मत बनाओ, किसी को मत बनाओ। और मैं कहता हूं, अगर अपना रोल मॉडल बनाना है तो अपने पिता को बनाओ। हाँ, अपने पिता को बनाओ। अगर पिता शराब वगैरह बहुत ज्यादा पीते हैं तो मत बनाओ, बट अगर वो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, दिन रात आपके लिए करते हैं, तो वो आपके सच्चे हीरो हैं। हाँ, वो आपके सच्चे हीरो हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पढ़ाई करो, जी जान से पढ़ो, अपने अपनी पीढ़ियों को ना एक जनरेशनल गैप दो। अगर अभी तक पीढ़ी पंखों में रह रही है, छोटे मोटे मकानों में रह रही है ना, पढ़ाई का बहुत अच्छा स्तर नहीं है, शिक्षा शिक्षा एक ऐसी शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं इस बात को। शिक्षा बहुत जरूरी है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाइए, और एक जनरेशनल गैप खड़ा करिए, बौद्धिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, हर तरह से अपने आप को बढ़ाइए। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। अब एक बात है, इतनी बात हमने समझ ली कि भाई आप इनका यूज करते हुए जा सकते हो हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, क्या काम है क्या है, ये सब चीज हमने समझ ली है। बट एक पॉइंट हमारा यहां पर आ जाएगा कि क्या पीआईएल का प्रावधान, क्या हाँ इसमें लिखेंगे पीआईएल का प्रावधान कहां पर किया गया है, एक एक परत दर परत खुलेगी। पीआईएल का प्रावधान, पीआईएल का प्रावधान कहां पर मिलता है, कहां पर मिलता है, कहां पर मिलता है, कहां लिखा हुआ है कि भाई लोगों के हित के लिए या मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप क्या काम कर सकते हो? हाँ, हाँ, आप क्या काम कर सकते हो? हम्म, हम्म, हाँ, सब चीज बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। मेरी क्लास में बैठ के आप निश्चिंत रहा करो, एक एक आंसर आपको मिलता जाएगा परत दर परत जब चीजें खुलती जाएंगी। हाँ, ठीक है। तो पीआईएल का प्रावधान कहां पर मिलता है, तो आप में, आपके दिमाग में आएगा कि भाई संविधान में मिलता होगा। ठीक है, पीआईएल का प्रावधान कहां पर, कि भारतीय संविधान में होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में होगा। आपके दिमाग में आएगा कि किसी एक्ट में हो सकता है ना, किसी एक्ट में हो सकता है। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि पीआईएल जो है, पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है, ये असंवैधानिक है। कैसा? असंवैधानिक तो नहीं कह सकते, असंवैधानिक तो नहीं बोला जा सकता, ये वर्ड तो यूज नहीं कर सकते हैं। कि पीआईएल का प्रावधान न तो संविधान में है, न तो संविधान में है, न तो संविधान में है, और न ही किसी एक्ट में है।
ना ही किसी एक्ट में है, ठीक है, ना तो संविधान में है और ना ही किसी एक्ट में है, तो दोनों जगह आप क्रॉस लगा दीजिए। तो एक्चुअली में इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कौन आया, है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कौन आया, इस प्रावधान को लेकर के कौन आया, तो आपको लिखना है कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट, पीआईएल का कॉन्सेप्ट भारतीय न्यायाधीशों द्वारा, न्यायाधीशों द्वारा भारत में लाया गया है, भारत में लाया गया है, ठीक है, भारत में लाया गया है, भारत में लाया गया है भारतीय न्यायाधीशों ने, जो वास्तविकता में मानवीय मूल्यों की कदर करते थे। देखो भारत में क्या चीज चल रही है कि तू हिंदू है, तू ये है, तू वो है, सब चीज ठीक है, सबकी अपनी विचारधारा है, ठीक है, परंतु देश जो है उसके लिए कोई एक ही सिस्टम होगा। आप ये सोचो कि अगर देश किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हिसाब से चलने लग जाए तो क्या दूसरी कम्युनिटीज जो हैं, अदर कम्युनिटीज जो हैं, वो सरवाइव कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। आप किसी भी कम्युनिटी के हिसाब से चीजों को करके देख लो, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के हिसाब से चीजों को करके देख लो, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगी। वो अपने अधिकारों, अगर आर्टिकल 25 को ही आप देख लो, आप ये चीज देखो, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को बोलता है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की, उसका व्यवहार करने की और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये अगर आर्टिकल नहीं होता तो आप देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। अगर आप एक हिंदू हैं तो आप जनेऊ भी पहन सकते हो, आप तिलक भी लगा सकते हो, आप चोटी भी रख सकते हो, आप धोती भी पहन सकते हो, ठीक है। एक मुस्लिम हो तो उसके हिसाब से आप टोपी और अन्य जो परिधान है उनको पहन सकते हो। सबसे बड़ी बात है, भारत में हथियार लेकर चलने की बिल्कुल मनाही है। आप इंडियन आर्म्स एक्ट के अनुसार बिल्कुल भी हथियार लेकर के नहीं चल सकते हो, चाहे वो आपकी तलवारें हो, कृपाण हो, बंदूक हो, गोली हो, जब तक कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। परंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 भारत में रहने वाली सिख कम्युनिटी को यह अधिकार देता है कि उनकी प्रैक्टिसेस में है कि उनको पंच ककार लेकर के चलने हैं, जिसमें केश है, कड़ा है, कंघा है, कच्छ है और कृपाण है। तो कृपाण रखना उनके धर्म के अनुसार ठीक है, उनके रिलीजियस फेथ के हिसाब से ठीक है, तो उसको कृपाण लेकर के चलने की आजादी है। तो यहां पर हमको क्या काम करना है, इन भारतीय न्यायाधीशों ने सोचा कि लोगों को कैसे हम न्याय दें। तो एक बहुत बड़ा नाम आता है जस्टिस पी.एन. भगवती, बहुत लीजेंडरी वो भारतीय उच्चतम न्यायालय के आपके क्या रह चुके हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जस्टिस पी.एन. भगवती। और ऐसे व्यक्तियों को जब भी याद किया जाए उनको प्रणाम करना चाहिए। तो मेरी तरफ से जस्टिस पी.एन. भगवती जी को प्रणाम, जो लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं। आज भी आप ये चीज देखने की कोशिश करो, एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, गोदान। एक बार यदि आप गोदान को जरूर पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि समाज में एक्चुअली में किस लेवल पर रह रहे लोगों का पता है। ऐसे भी लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं, कि जब रसोई में गए, खाए, दाल उठाई, सब्जी उठाई, खाना शुरू, थोड़े से पैसे हैं, मोमोज, चाउमीन, बर्गर खा करके आ गए, घूमने का मन किया, मोटरसाइकिल उठाई। पर समाज में ऐसे भी लोग आज रह रहे हैं जिनको खाना तक नसीब नहीं होता भाई, रियली, जिनको घर नसीब नहीं है। आज भी इंडिया में ऐसे लोग हैं, तो उनके बारे में कौन सोचेगा? तो उनके बारे में इन लोगों ने सोचा, इन भारतीय न्यायाधीशों ने सोचा, और जिनका नाम है जस्टिस, आदरणीय बोलूंगा, जस्टिस पी.एन. भगवती, जिन्होंने इंडिया में पीआईएल के कॉन्सेप्ट को शुरू किया। तो आज हम एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं पर रख लेते हैं और कल इस सेशन को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करिश्मा, बिल्कुल। बड़े भाई भी पिता ही होते हैं, पिता तुल्य ही होते हैं। हाँ हाँ, तो हमेशा निजी स्वार्थ के बारे में है ना, सर्व है ना, वो आता है आपका सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, है ना, मां कश्चित् दुःख, ये पूरा आपका आता है, वो मुझे श्लोक विस्मृत हो गया है। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सबके हित के बारे में हम लोग सोचें, ये नहीं कि निजी स्वार्थ के मेरे पास ही सब कुछ आ जाए, मैं ही बन जाऊं, ये नहीं, ये थॉट प्रोसेस गलत है। लाइफ में जितने लोगों का भला कर सकते हो, कल को दरोगा बनोगे, आप में से मैक्सिमम लोग स्वार्थी हो जाएंगे, मैं लिख के देता हूं आज। बट अगर किसी पद पर पहुंचोगे तो कुछ करना है यार, लोगों के लिए कुछ करना। अगर आपको अधिकार मिलेंगे, आपको एक केन मिलेगा, केन, वो डंडा जो होता है ना, उसको केन बोलते हैं, उसको दंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंड कहा जाता है। तो आपके पास शक्ति होगी कि आप समाज में ऐसे लोग, और जानबूझ करके पुलिस सिस्टम में क्या होता है कि कोई गरीब, बहुत वंचित, शोषित व्यक्ति जो समाज में बहुत परेशानियां झेल रहा है, उसके साथ में अत्याचार होता है, तो थाने जाता है तो ऐसे बात करता है,
कहां से आया, क्यों आया, यहां बैठ जा, वहां बैठ जा, ऐसे ऐसे उसके साथ में व्यवहार करते हैं थानेदार साहब। तो और कोई रुपया पैसा वाला कोई बढ़िया आ जाता है तो मंत्री जी, हुजूरी, ये वो, उसको चाटने लगते हैं भाई। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, सबके साथ समान आदर होना चाहिए। यदि कोई बड़ा व्यक्ति भी है और अपराधी है तो उसके साथ जैसा व्यवहार न्याय संगत हो वो करना चाहिए। परंतु कोई यदि वंचित शोषित गरीब आदमी आया तो हाथ जोड़ करके उसको बिठाना चाहिए, उसको जल देना चाहिए और फिर पूछना चाहिए आपकी समस्या क्या है, और लिखना चाहिए उसकी समस्या का, और बिना लिखे अगर समाधान हो सकता है तो समाधान करना चाहिए। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है एमपी पुलिस में तैनात डीएसपी संतोष पटेल। आपने उनको देखा होगा,